आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों, आखिरी क्लास में हमने बात चालू की थी मानसिक स्वास्थ्य की। अपनी बात हम आज आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे कॉमन बिहेवियरल प्रॉब्लम्स की जो बच्चों में पाई जाती है। बाल्यावस्था की सामान्य समस्याएं, कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ चाइल्डहुड। जो मुख्य समस्याएं बाल्यावस्था में देखने को मिलती हैं उसमें है अंगूठा चूसना, बिस्तर भिगोना, नाखून काटना, नेल बाइटिंग, ईर्ष्या और भय, ऐसे और भी काफ़ी सारी बातें हैं। झूठ बोलना, इन सब के बारे में हम आज थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अंगूठा चूसने की, थंब सकिंग जिसको हम कहते हैं। बच्चों में यूजुअली हाथ पैरों में सभी में बच्चों में कुछ न कुछ क्रियाएं चलती रहती है। शुरुआत में तो जो उनकी गतिशीलता होती है वो उद्देश्यहीन होती है, जिसका कोई मकसद नहीं होता है। धीरे धीरे उनकी और संयोगवश ही ऐसा होता है कि उनका अंगूठा या उंगली वो उनके मुंह के संपर्क में आ जाते हैं, होठों के संपर्क में आते हैं और वो उसको अपने मुंह में ले लेते हैं। फिर धीरे धीरे उनको ये क्रिया अच्छी लगने लगती है, वो इसको बार बार दोहराते हैं और इस तरह से ये एक आदत बन जाती है। बचपन में जब तक बच्चा बालक अंगूठा चूस रहा है तब तक तो ये एक सामान्य प्रक्रिया होती है, लेकिन अगर बाद में भी ये क्रिया जारी रहे, 1 वर्ष की अवस्था तक तो ये बहुत सामान्य प्रक्रिया मानी गई है। लेकिन अगर बड़ा होने पर भी, यानी कि बच्चा और 2-3 साल का हो जाए, 4 साल का हो जाए, लेकिन तब भी अगर वो अंगूठा चूसता रहे तो फिर ये एक प्रॉब्लम के रूप में देखा जाता है, समस्या के रूप में देखा जाता है। इसका जो मुख्य कारण है उसमें सबसे पहला तो जैसा हमने अभी बात की, ऑल ऑफ सडन अगर बच्चे की उंगली अंगूठा कैसा भी इधर उधर हाथ हिलाते हुए मुंह तक चला जाए तो वो उसको मुंह में ले लेता है। दूसरे, अगर बच्चा भूखा होता है तो ये माँ को ध्यान रखना होगा कि बच्चे भूखे नहीं रहें। फिर कई बार माता पिता द्वारा तिरस्कृत होने पर, अपमानित अगर महसूस करते हैं तो भी बच्चे ऐसा कर सकते हैं। और फिर अंगूठा चूसने से अगर बच्चों को आनंद मिलता है, प्लेजर मिलता है, तो भी वो अपना अंगूठा चूसते हैं। कई बार संवेगात्मक तनाव के कारण से, मेंटली अगर किसी भी तरह की उनको टेंशन है तो भी, और हीन भावना के कारण, हीनता की भावना अगर उनमें हो तो भी वो अंगूठा चूस सकते हैं। इसको कैसे दूर किया जा सकता है? इसके लिए माता पिता और शिक्षकों को अंगूठा चूसने की क्रिया के कारणों का पता लगाना चाहिए और उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। बच्चे के सबसे पहले उसके भोजन की, पानी की सही समय पर व्यवस्था होनी चाहिए। उसको जब भूख लग रही है तभी उसको भोजन पूरा मिले। फिर संवेगात्मक तनाव के कारण अगर बच्चा अंगूठा चूस रहा है तो उसको स्नेह के साथ समझा करके उसकी इस आदत को छुड़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उसको लगातार कहीं ना कहीं एंगेज रखें किसी भी काम में, कोई काम दे करके, खेल में इत्यादि में, ताकि उसका ध्यान अपने अंगूठे को मुंह में लेने की तरफ नहीं जाए। और अगर बच्चा बड़ा है तो उसको, अगर वो थोड़ी समझ रखने लग गया है तो उसको इससे होने वाली जो हानियां हैं अंगूठा चूसने से, उसके बारे में बताया जा सकता है। अगर बच्चा भागने दौड़ने वाले खेल नहीं खेल सकता तो उसके लिए बैठ करके खेलने वाले खिलौनों की व्यवस्था की जानी चाहिए। ये थी अंगूठा चूसने के बारे में बात की हमने। अब हम अगली बात करेंगे नाखून काटना, यानी कि नेल बाइटिंग। यूजुअली हम देखते हैं बच्चे अपने नाखून को अपने दांतों से कुतर के काट देते हैं। नाखून को काटने का एक अन्य तरीका है जिसके द्वारा बालक अपने अंदर के तनाव को दूर करता है। नाखूनों को काटना भी उसी का ही एक रूप है। अंगूठा चूसने की तरह नाखून काटना भी असंतुलित व्यवहार है, क्योंकि ये क्रिया जन्म के 3 से 4 वर्ष बाद ही प्रारंभ हो पाती है। इसके मुख्य कारणों में माता पिता द्वारा बच्चों की उपेक्षा करना, उनको उचित स्नेह नहीं मिल पाता है, जिससे बच्चा
अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है। दूसरा, कई बार बच्चा बड़ों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए भी ऐसा काम करता है। और फिर हीनता, चिड़चिड़ापन और बेचैनी भी इसका मुख्य कारण हो सकते हैं, तथा कमजोरी। कई बार कमजोरी के कारण से भी बच्चा अपने नाखूनों को कुतरता है। इस आदत को छुड़ाने के लिए एक तो जैसे ही बच्चा अपना हाथ या उंगली मुंह में ले, नाखून काटने की जैसी कोशिश करे तो उसको तुरंत रोकना चाहिए। फिर उसको अगर किसी चीज़ से डर लग रहा है तो भी बच्चा उसको अपने नाखून कुतर सकता है। तो डर का जो कारण है उसको दूर करना चाहिए। और फिर बच्चे को अगर वो नहीं सुन रहा है या नहीं मान रहा है तो उसको डांट करके नहीं समझाया जा सकेगा, उसको प्यार से ही समझाना पड़ेगा। प्यार से और सहानुभूति से ही ये आदत छुड़ाई जा सकती है। और फिर बच्चों के जो संवेगात्मक तनाव है उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए और खेलने के पूरे अवसर बच्चों को मिलने चाहिए। और फिर इसके बाद में बात हम करते हैं बेड वेटिंग। इसको एन्यूरोसिस या बेड वेटिंग भी कहा जाता है, बिस्तर भिगोना। 4 वर्ष की आयु तक तो बच्चा पूर्ण रूप से और उचित रूप से मल त्याग करने की आदत सीख लेता है। यानी कि 1.5-2 वर्ष का बच्चा अगर बिस्तर में सुसु कर रहा है तो वो कोई बहुत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि वहाँ तक तो वो सामान्य है। क्योंकि अभी बच्चों का अपना ब्लैडर और बॉवेल पर कंट्रोल पूरी तरह से नहीं आ पाता, यानी कि मल मूत्र विसर्जन की जो प्रक्रिया है उसके जो स्फिंक्टर्स या जो काम आती है मसल्स, उन पर अभी वो पूरी तरह से विकसित नहीं है। और इसीलिए बच्चे का अपने इन मसल्स पर अभी पूरी तरह से नियंत्रण नहीं होता। तो उसको भी पता नहीं होता कि कब मुझे सुसु करना है या कब नहीं करना है, या कब पॉटी करनी है कब नहीं करनी है। वो किसी भी समय कहीं पर भी कर सकता है। लेकिन ये जो नियंत्रण है मलमूत्र विसर्जन का, ये बच्चों में 3 से 4 वर्ष की अवस्था में अच्छी तरह से आ जाता है। इसीलिए अगर उसके बाद में भी बच्चा अपने कपड़ों में ही सुसु कर दे या पॉटी कर दे तो वो ज़रूर से, या रात में नींद में भी अगर उसको नहीं मालूम पड़ रहा है वो बिस्तर गीला कर रहा है, तो फिर ये एक परेशानी, एक समस्या के रूप में इसको देखा जाता है। 4 वर्ष की आयु के बाद में भी अगर ये चल रहा है तो इसको समस्या के रूप में देखते हैं, एक आदत जैसा बन जाता है। बिस्तर भिगोने वाले जो बच्चे होते हैं वो या तो बहुत ज़्यादा दब्बू होते हैं या अनुशासनहीन, यानी कि इनडिसिप्लिन हो जाते हैं। इसके मुख्य कारणों में एक तो शारीरिक दोष हो, जैसे गुर्दे या मूत्र प्रणाली में कोई अगर दोष हो तो ये परेशानी हो सकती है। फिर संवेगात्मक तनाव यानी कि टेंशन, जैसे माता पिता में आपस में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, या बच्चे को किसी भी चीज़ से डर लग रहा है या उसको किसी चीज़ की टेंशन है, तो ये परेशानी हो सकती है। इस आदत को छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसमें हमेशा माता पिता को, बड़ों को ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने बच्चों को दूसरों के सामने कभी भी नहीं डांटें, उनकी आलोचना नहीं करें। अगर उनको अपने बच्चों को कोई बात समझानी भी है तो वो उसको अकेले में समझा सकते हैं। फिर संवेगात्मक तनाव के कारण का पता लगाना चाहिए और उनको दूर करना चाहिए कि बच्चा इमोशनली अगर डिस्टर्ब है या टेंशन में है तो उसके कारण क्या हैं, उसको पता लगा करके उनको दूर किया जाना चाहिए। और सहानुभूतिपूर्वक ही बच्चे को समझाया जा सकता है। हम उसको लड़ झगड़ करके या डांट फटकार से नहीं समझा सकते हैं। और अगर कोई शारीरिक व्याधि है, उसको कोई परेशानी है जिसके कारण से ये बिस्तर गीला करता है, तो फिर चिकित्सक को दिखा करके उसकी जो भी परेशानी है उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। सोते समय मूत्र त्याग करा के सुलाना चाहिए तथा पीने को पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चे का अभी पूरी तरह से नियंत्रण नहीं है। और बच्चों को हमेशा कह करके सोना चाहिए कि बेटा अगर आपको रात में सुसु आए तो आप हमें उठा सकते हैं, हमें उठा दीजिएगा, हमें बता दें ताकि हम आपको ले जा करके सुसु करा सकें। और बच्चों में आत्मविश्वास जागृत करना चाहिए, यानी कि बच्चों का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको हमें बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। और फिर इसके बाद में हम बात करेंगे लज्जालु प्रवृत्ति यानी कि शाइनेस के। कुछ बच्चे प्रारंभ से ही इसके बारे में बच्चों हमने
पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यानी कि व्यक्तित्व विकास में भी इसका जिक्र किया था कि जो बच्चे इंट्रोवर्ट पर टाइप के होते हैं वो लज्जालु प्रकृति के होते हैं। तो एक हद तक तो ये प्रवृत्ति ठीक है, सामान्य है, लेकिन बच्चा अगर हर जगह पर शर्माता है, हर बात में शर्माता है, तो फिर हम इसको एक प्रॉब्लम के रूप में देखते हैं। कुछ बच्चे प्रारंभ से ही लज्जालु प्रवृत्ति के होते हैं, वो दूसरों के सामने बोलने में, बात करने में झिझकते हैं। अगर इस समस्या को दूर नहीं किया जाए तो फिर वो एक परमानेंट फीचर हो जाता है, हमेशा के लिए उनकी आदत में ये शामिल हो जाता है। इसके मुख्य कारणों में दुर्बल स्वास्थ्य, माता पिता द्वारा ज़्यादा डांटना, बच्चों की उपेक्षा करना और दूसरों से मिलने जुलने पर पाबंदी लगाना तथा शारीरिक दोष भी हो सकते हैं। इसको दूर करने के जो मुख्य उपाय हैं उनमें बच्चों को दूसरों के सामने बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि कोई बात नहीं बेटा, सही बोलो, गलत बोलो, लेकिन बोलो, ताकि तुम्हारी जो झिझक है, जो हिच है, वो खुले और तुम कॉन्फिडेंस के साथ में बात कर पाओ। और बच्चे की बात को बीच में नहीं काटना चाहिए। अगर बच्चा कोई बात बोल रहा है तो उसको अपनी बात ख़त्म करने दें। अगर हम उसको उस बारे में कोई राय देना चाहते हैं, कोई सलाह देना चाहते हैं, उसको टोकना चाहते हैं, तो उसकी बात एक बार पूरी सुनने के बाद में उसको बताया जाए, तब तो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। नहीं तो बच्चा सहम जाता है, उसको लगता है और वो भूल जाता है फिर कि मैं क्या बात कर रहा था। तो फिर अगर हम उसको बीच में टोक दें, फिर उसको कहें कि हाँ अब बोलो तुम क्या कह रहे थे, तो फिर वो बच्चे के लिए संभव नहीं हो पाता है। और दूसरों के सामने बच्चों की हमेशा प्रशंसा की जानी चाहिए और उनका स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि बच्चों का स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे और बच्चों को ज़्यादा डांटना नहीं चाहिए। और अब हम बात करते हैं क्रोध की प्रवृत्ति यानी कि टेम्पर टेंट्रम्स की। अनेक बच्चों में ये क्रोध की प्रवृत्ति पाई जाती है। बचपन में इसके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हमसे यहाँ मेरा मतलब माता पिता से है, जो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो आगे चल कर के ये एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। प्रारंभिक अवस्था में ही बालक सीधे क्रोध को प्रदर्शित कर देते हैं, लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है उस समय वो क्रोध को आक्रामक ढंग से भी प्रकट करता है। जैसे उसके आक्रमणकारी व्यवहार में बहुत सी चीज़ें शामिल हो सकती हैं, जैसे मारना, पीटना, चिल्लाना, तोड़फोड़ करना, वस्तुओं को इधर उधर फेंक देना इत्यादि, जो किसी भी सूरत में मान्य नहीं है, जिसको स्वीकारा नहीं जा सकता। इसके जो मुख्य कारण है इस क्रोध की प्रवृत्ति के, इसमें बालकों के किसी उद्देश्य की पूर्ति में अगर बाधा हो, फिर अगर बच्चों को की तुलना किसी दूसरे से की जाए और इस बच्चे को नीचा दिखाया जाता है, तो भी उसमें ये टेम्पर टेंट्रम्स देखने को मिलते हैं। बच्चों में हमेशा ही दोष ढूंढा जाए, उनकी तारीफ तो नहीं कर रहे और हमेशा उनकी कमियों को ही हाईलाइट किया जाता है, तो बच्चों में ये परेशानी हो जाती है। उनके कार्य में बाधा उत्पन्न करना, बच्चा कोई काम कर रहा है, वो अपनी मन मर्जी से, अपनी इच्छा से या अपनी रुचि से अगर कोई काम कर रहा है, तो उसको बीच बीच में अगर हम टोकते हैं या उसके काम में बाधा उत्पन्न करते हैं, तो फिर बच्चे गुस्सा करते हैं, उनका क्रोध का प्रदर्शन करते हैं। फिर कई बार बच्चों से उनकी कोई प्रिय वस्तु छीन ली जाए, कोई उनका खिलौना है या कोई ऐसी सामग्री जो उनको बहुत पसंद है या वो काम लेते हैं, वो अगर उनसे ले ली जाए तो भी बच्चा क्रोधित हो जाता है। फिर कई बार अस्वस्थ होने पर, अगर उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो भी वो क्रोधित हो जाता है। किसी बात से निराशा हो, कोई काम करने में अगर असमर्थ हो या उस पर ज़्यादा पाबंदी लगा दी जाए, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो क्रोध का मुख्य कारण बनती हैं। इसको दूर करने के लिए सबसे पहले मेनली स्वास्थ्य में सुधार करना चाहिए। बच्चा जब क्रोधित हो तो उस पर से ध्यान हटा लेना चाहिए। फिर बच्चे को अपने क्रोध पर काबू पाने की शिक्षा उसको दी जानी चाहिए और बहुत प्यार से शांतिपूर्ण ढंग से ही उसको समझाया जाना चाहिए। उसके क्रोध को शांत करने के लिए उसको मारने पीटने से काम नहीं चलेगा। कहते हैं ना कि कड़वा कोई चीज़ अगर है तो मुंह की कड़वाहट दूर करने के लिए हमको कुछ मीठा खाना ही पड़ता है। ठीक इसी तरह से क्रोध भी एक ऐसी कड़वाहट है जो बच्चे के मन में भरी हुई है। उस कड़वाहट को कम करने के लिए उसको प्यार से ही समझाया जा सकेगा। अगर बच्चा क्रोध कर रहा है और हम भी उस पर क्रोध करेंगे तो वो क्रोध कभी भी कम नहीं होगा।
उनको शांतिपूर्वक ही समझाया जा सकता है। क्रोध को शांत करने के लिए मारना पीटना नहीं चाहिए। बिना किसी कारण के किसी कार्य अथवा खेल में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। अगर वाकई में हमें लग रहा है कि नहीं ये काम बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है या गलत ढंग से हो रहा है या इस तरह का खेल बच्चे को किसी भी सूरत में नहीं खेलना चाहिए, इसमें अगर उसकी जान को खतरा है तो तब ही सिर्फ हम बच्चों को टोके। अन्यथा बच्चा जो खेल रहा है या कोई भी काम अगर उसने चालू किया है तो उसको उसे करने देना चाहिए। उसमें बीच बीच में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और बात बात पर दोष नहीं निकालना चाहिए कि हर बात में उसमें कमियां ढूंढी जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसके क्रोध को रचनात्मक दिशा में लगाएं, यानी कि जब बच्चा क्रोधित है तो उसको कोई ऐसा क्रिएटिव वर्क दे दिया जाए जो उसकी पसंद का हो, ताकि बच्चा उसको करके अपने इस क्रोध से उसका ध्यान हट जाए और वो एक क्रिएटिव मोड में उसमें आ जाता है। और फिर इसके बाद में कुछ और भी हैं जिसको हम अगली क्लास में बात करें या हम कर ही लेते हैं। फिर है झूठ बोलना, यानी कि टेलिंग लाइज। झूठ बोलने की आदत क्यों होती है? प्रारंभ में अज्ञानता के कारण बच्चा झूठ बोलता है, क्योंकि उसको सच्चाई और झूठ में फ़र्क नहीं मालूम होता। लेकिन इसके जो मुख्य कारण है उसमें अगर घर में बड़े लोग झूठ बोलते हैं हर बात बात में, माता पिता आपस में एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, या भाई बहन बड़े जो हैं वो अगर माता पिता से झूठ बोलते हैं तो छोटे बच्चे भी झूठ बोलना सीख जाते हैं। कई बार दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी झूठ बोला जाता है। भय के कारण, दंड से बचने के लिए कई बार मजाक में झूठ बोल दिया जाता है। फिर कई बार स्पष्ट समझ में नहीं आती बात तो भी झूठ बोल दिया जाता है। फिर अपनी शान दिखाने के लिए भी दूसरे बच्चों से झूठ बोल दिया जाता है, और कभी कभी बालक दूसरों के कहने पर भी झूठ बोल देते हैं। इनके उपाय क्या हैं? सबसे पहले जैसे ही पता लगे कि बच्चा झूठ बोल रहा है तो उसको उस चीज़ के लिए टोका जाना चाहिए, रोकना चाहिए, सही वक्त पर उसको मना करना चाहिए। बच्चे पर गलत दोषारोपण नहीं होने देना चाहिए। गलती होने पर बहुत ज़्यादा, अगर बच्चे से कोई गलती हो भी गई है तो अगर ज़्यादा कठोर दंड देंगे तो वो अगली बार उससे अगर कोई गलती होगी भी तो वो हमसे छुपाएगा, झूठ बोलेगा। इसीलिए ज़्यादा कठोर दंड उनको नहीं दिए जाने चाहिए। उनके आत्मसम्मान पर चोट नहीं लगनी चाहिए। उनको उनके आत्मसम्मान की भावना का पूरा ध्यान रखना चाहिए। झूठ बोलने पर उससे बात करना बंद किया जा सकता है, कुछ समय के लिए उसको अवॉइड किया जा सकता है, और जब वो शांत मन से आपके सामने हो तब उसको समझा करके बताया जा सकता है कि तुम्हारी ये आदत अच्छी नहीं है। माता पिता और अध्यापक को स्वयं भी ध्यान रखना चाहिए कि वो बच्चों के सामने कभी भी झूठ ना बोलें। और फिर बात आती है भय या फियर की। काल्पनिक चिंताओं के कारण, इसको हम इमोशंस में भी पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से, कि भय उन चीज़ों से लगता है जिनके बारे में हमको ज्ञान नहीं होता है, जैसे अंधेरा, कुत्ता, ऊंची आवाज़, एकांत, सांप इत्यादि। भय दूर न होने पर बालक में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, कायरता आ जाती है। इसके मुख्य कारणों में विश्वास की कमी, फिर सुनी सुनाई बातों के कारण से भी भय लगता है, और कई बार स्नेह न मिल पाने के कारण से भी भय लगता है। दूर करने के उपायों में बच्चों में विश्वास जागृत करें, और जो काम से उसको डर लगता है उसकी तरफ उसको धीरे धीरे, जैसे अगर अंधेरे से डर लग रहा है तो खुद साथ जा कर के, और कि देखो अंधेरे में हम भी आपके साथ आए हैं, और वहाँ लाइट जला करके दिखा दिया जाए कि अंधेरे से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी नहीं होता है यहाँ पर। इस तरह से उसको दूर करने की कोशिश करें। रात में हल्की रोशनी जला करके रखें, बच्चों का मजाक नहीं उड़ाएं, उनको प्यार से समझाएं, उनकी रक्षा करें, उनको सुरक्षा का एहसास दें। बच्चों को ज़्यादा डांटना या मारना पीटना नहीं चाहिए। भय का जो भी कारण हो उसको दूर करना चाहिए। और फिर बात करते हैं ईर्ष्या की। ईर्ष्या वातावरण से उत्पन्न होती है। ईर्ष्या यानी कि जेलेसी बहुधा भाई बहनों में पाई जाती है आपस में, और तीक्ष्ण बुद्धि वाले बालक तथा परिवार के बड़े बालक में ईर्ष्या ज़्यादा होती है। ईर्ष्या के कारण बच्चा कई बार पढ़ाई में कमज़ोर हो जाता है।
मुख्य कारणों में पक्षपातपूर्ण व्यवहार या घर में छोटे भाई बहन के जन्म लेने पर तथा सबसे बड़े तथा तीक्ष्ण बुद्धि वाला जो बालक होता है उसमें ज़्यादा ईर्ष्या पाई जाती है। दूर करने के उपायों में बच्चों को उपेक्षित नहीं करना चाहिए, उन पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए और बच्चों को उत्तेजित नहीं होने दें और ये प्रदर्शित करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और फिर जो इसमें लास्ट है वो है तुतलाना या हकलाना, स्टटरिंग और स्टैमरिंग। इसके बारे में भी हम विस्तार से बात कर चुके हैं। तुतलाना या हकलाने में के जो मुख्य कारण हैं, इसमें वंशानुग्रह भी हो सकता है, ये हेरिडिटी के कारण से। अगर कोई स्नायु रोग है तो फिर असाधारण उत्तेजना के कारण हकलाता है। दूसरों की नकल करने में भी हकलाना या तुतलाना संभव बच्चा करने लग जाता है। इसीलिए कहा गया है कि हमेशा बच्चों के सामने बिल्कुल स्पष्ट भाषा में बात करनी चाहिए। कई बार नकल करता है बच्चा, गंभीर चोट के कारण भी तुतलाने लग सकता है या हकलाने लग सकता है। गले में टॉन्सिल हो या दूसरों के सामने बोलने में अगर हिचकिचाहट हो रही हो तो भी, और जल्दी जल्दी बोलना या कोई शारीरिक दोष हो जैसे जबड़ा पूरा नहीं खुलता या जीवा का अविकसित होती है या ठीक से नहीं खुल पाता है मुंह। इसको दूर करने के लिए सबसे पहले तो अगर कोई शारीरिक परेशानी है तो वो दूर की जानी चाहिए। उनके सामान्य स्वास्थ्य पर ध्यान दें, नाक कान गला विशेषज्ञ को दिखाएं। बोलने पर हंसी नहीं उड़ानी है। अगर बच्चे तुतलाता है या हकलाता है तो उसकी मजाक नहीं बनाई जानी चाहिए और उसको बोलने का ठीक अभ्यास करवाया जाना चाहिए। स्नेह से, प्रेम से समझाया जाना चाहिए। अधिक से अधिक बोलने का अवसर दे करके उसका आत्मविश्वास बढ़ाएं। विभिन्न प्रकार के खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि उसका आत्मविश्वास बढ़े और उसके सामने कभी भी तुतलाकर या हकलाकर नहीं बोलना चाहिए। अशुद्ध भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और बच्चों में सुरक्षा की भावना का विकास करें तथा उनकी जो भी मानसिक अस्वस्थता है उसको दूर करें। ये कुछ ऐसी परेशानियां थी जो बच्चों में पाई जाती हैं, जिनको हमें समय पर पहचान करके उनको दूर करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में किसी और विषय के साथ में हम किसी और टॉपिक के साथ में हम मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद।